जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ग्रोथ माउंट यूपीएससी की विशेष श्रृंखला में, जिनमें महत्वपूर्ण और विभिन्न कानूनों की चर्चा होती है। आज इस पर्टिकुलर उपाख्यान में हम लोग आधार एक्ट नामक एक महत्वपूर्ण कानून की चर्चा करेंगे, जो अपने आप में बहुत चर्चित भी रहा और बहु विवादास्पद भी रहा। देखेंगे कि यह जो आधार कार्ड का जो मसला है उसको समझेंगे, साथ ही में यह आधार कार्ड को जो कानूनी एक प्रकार से बैकअप मिला हुआ है, जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का बैकअप है, उस फ्रेमवर्क को यहाँ देखेंगे, जिसे आपके सामने दृश्यमान है। द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। ठीक है, इस पर्टिकुलर उपाख्यान में, यानी कि आज इस विशेष श्रृंखला का 39वां उपाख्यान है, और इस उपाख्यान में हम लोग ये पर्टिकुलर महत्वपूर्ण कानून को देखेंगे। सेम मोडस ऑपरेंडी से देखेंगे। सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन व बैकग्राउंड की बात करेंगे, फिर बाद में उद्देश्य व इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई टीका है वह उसके महत्व को समझेंगे। साथ ही जैसे अब सबको मालूम ही है कि यह श्रृंखला जो है, इसका आधार ये इंपॉर्टेंट लॉज विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक है, जो कि सर अलेक्जेंडर जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वेल फाइंड क्राफ्टेड एंड वेल डिफाइंड एकदम पुस्तक है, बहुत ही सचोट माहिती प्रदान करती है, और खास करके संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा एवं जो लॉ संबंधी परीक्षाएं है, जो कानूनी संबंधी परीक्षाएं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर्टिकुलर बुक को हम लोग आधार बनाकर हमारी चर्चा, हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसके तहत आज हमें यह आधार का कानून देखना है। सबसे प्रथम बात शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। 3 बिंदु देखने हैं कि यह कानून जो है वो सबसे प्रथम क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। देखेंगे, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज। देखिए, ये 2 शब्दों को हमें गौर करना है, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि असरकारक एवं पारदर्शी, एंड टारगेट डिलीवरी ऑफ सब्सिडी, जो सब्सिडी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो दी जाती है, वो अपने आप में बिचौलियों की वजह से, इंटरमीडियरीज की वजह से जो वास्तविक लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इस लीकेजेस को खत्म करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को असरकारक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए ये कानून यहाँ लाया गया है। ये इसका एक चित्र है। और ये जो सारी सब्सिडीज या जो सारा फंड निकलता है इन बेनिफिशियरीज के लिए, इन पिछड़े, इन जो है सीमांत वर्गों के लिए, यानी कि मार्जिनलाइज्ड समूहों के लिए, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। तो उसमें जो पूरी सप्लाई चेन है, उसमें कई सारे बिचौलिए हैं जो अपने आप में लीकेजेस पुरवार हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सल करने के लिए, करप्शन को बंद करने के लिए ये कानून यहाँ लाया गया था। Then after, unique identification number will be provided to every citizen of India. Yes, प्रति व्यक्ति को, प्रति नागरिक को भारत के एक अनोखा नंबर दिया जाएगा, जो कि 12 आंकड़ों का होगा। इट विल बी 12 डिजिट न्यूमरिक, यानी कि इसमें कोई अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं होगा, मात्र और मात्र 12 डिजिट के आंकड़े होंगे, और प्रति व्यक्ति को ये अलग आंकड़ा दिया जाएगा। एक व्यक्ति को दिया गया जो आंकड़ा है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से यह ओळख समान है या पहचान है, यह एक प्रकार की पहचान है। देन आफ्टर, एक्ट प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी बैकिंग टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोजेक्ट एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो अथॉरिटी है भारत की, उन दोनों को एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बैकअप देता है, यानी कि एक प्रकार से कानूनी रक्षण, या आप रक्षा कह सकते हैं, कानूनी रक्षण प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक लेजिस्लेटिव पीस है, एक अपने आप में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। देन आफ्टर, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो फिर से 3 बिंदु देखने हैं, जिसमें सबसे प्रथम देखना है कि द आधार प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2009। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण माहिती है। टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सिडी लीकेज, यानी कि जो सब्सिडीज है और जो लीकेजेस होता रहता है इस पर्टिकुलर चेन में, इस मैकेनिज्म में, उसको बंद करने के लिए। क्योंकि जो करप्शन है, जो लीकेजेस का प्रॉब्लम है, वो भारत में स्वाधीनता से ही चला आ रहा है। जब से हम स्वाधीन हुए हैं, जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तब से ये करप्शन का प्रॉब्लम है। और 1990s के पश्चात के 10 वर्ष में ये प्रॉब्लम एकदम पीक के ऊपर था। ठीक है, तो आज भी ये प्रॉब्लम है ही है, और उसी को बंद करने के लिए यहाँ आधार का इस्तेमाल किया गया था। तो एक्ट वॉज पास्ड एज मनी बिल ऑन 11 मार्च 2016। यस, मनी बिल, यानी कि एक प्रकार से यह
जो है, अगर आपको जो प्रक्रिया मालूम हो, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अहम पहलू है, या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार के बिल होते हैं और कौन से बिल की क्या विशेषता है। तो यहाँ मनी बिल की विशेषता ये है कि इसे फिर से वापस कंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, ठीक है, या इसमें जो राज्यसभा है इसका रोल बहुत ही कम रह जाएगा, मात्र और मात्र 14 दिन रहेंगे राज्यसभा को जो है निर्णय लेने के लिए। और ये निर्णय अगर असहमति में हो तो भी मनी बिल में राज्यसभा जो है वो कुछ कर नहीं सकता। तो इस प्रकार से मनी बिल के तौर पर आधार एक्ट को घुसाया गया था, क्योंकि तब के विपक्ष के द्वारा भी बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि विरोध दर्शाया गया था। पार्लियामेंट लॉकजाम्स किए गए थे, सेशंस के लॉकजाम्स किए गए थे, इसलिए इसे मनी बिल के तहत पारित किया गया। देन आफ्टर most of the provisions of the bill have been borrowed from provisions of National Identification Authority of India. Yes, it was the prior mechanism. भारत में जब आधार नहीं था तो उसके पहले यह मैकेनिज्म था, और यह मैकेनिज्म का नाम है नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थान अब आधार ने लिया। आधार ने कुछ इसमें एडिशन किया, जैसे आप कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस प्रकार से पूर्व मैकेनिज्म का स्थान इस नए आधार के ढांचे ने लिया। अब यहाँ इसके हेतु हमें समझना है, इसका उद्देश्य समझना है, फिर बाद में महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे। तो उद्देश्य की बात करें तो टू प्रोवाइड ए लीगल बैकिंग टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोग्राम, जो हमने देखा, टू प्रोवाइड एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विस टू इंडियन रेसिडेंट बाय असाइनिंग देम ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यानी कि जो लीकेजेस है वो ना जाए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिले। ठीक है, नो इंटरमीडियरीज, राइट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यह बात रही इसका ऑब्जेक्टिव की। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखें तो कई सारे हैं, जिनमें जो यहाँ मिसलेनियस या महत्वपूर्ण जो कुछ चीज़ें हैं वो भी हम लोग देखते चलेंगे। सबसे प्रथम आधार नंबर। एवरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन एन आधार नंबर बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। यस, वन हैज़ टू सबमिट डेमोग्राफिक, यानी कि किस विस्तार के साथ वो जुड़ा हुआ है, कहाँ रहता है, वो माहिती देनी होगी, और साथ ही में बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो है हमारे फिंगरप्रिंट्स है, हमारी आइरिस है, उसका स्कैन है, वो सारी चीज़ें हमें उनको देनी पड़ेगी। उस हिसाब से वो हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करेंगे, वो हमारा आधार नंबर रहेगा। एंड इट विल बी ए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर, और जिसका मैंने जिक्र किया, एंड इट विल बी ए न्यूमेरिक नंबर, नो अल्फाबेट्स आर इंक्लूडेड इन इट। The enrolling agency shall, at the time of enrollment, inform the individual about the manner in which the information shall be used, nature of recipient with whom the information is intended to be shared during authentication, and the existence of right to access information. Yes, तो ये सारी चीज़ें जब सरकार या कोई एजेंसी जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, चाहे वो डेमोग्राफिक हो, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, तो तब वो जो आधार के लिए जो जिसने रिक्वेस्ट किया है, तब उसको बताना पड़ेगा वो पर्टिकुलर एजेंसी को, वो रिस्पेक्टिव एजेंसी को, कि भाई हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, कैसे रखने वाले हैं, प्लस किनको शेयर करने वाले हैं, और जो शेयर जिनको किया जाएगा उनका क्या उद्देश्य रहेगा। ठीक है, यह सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए किसी भी एजेंसी को जब वो किसी सिटीजन का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रकार से ऑब्लिगेटरी है ऑन ए इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग एजेंसी। देन आफ्टर चिल्ड्रन की बात करें तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पेरेंट्स एंड गार्डियंस। यस, चिल्ड्रन में यह इंफॉर्मेशन सारी उनके जो है वाली होते हैं या उनके कोई सहायक होते हैं, गार्डियन होते हैं, उनको दे दी जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाएगी, कैसे इनको हम लोग किसी के साथ शेयर करेंगे और उनका क्या उद्देश्य रहेगा। देन आफ्टर and a child is an Aadhaar number holder may within a period of 6 months of attaining 18 years of age make an application to the authority for cancellation of the Aadhaar number, and the authority shall cancel his Aadhaar number. However, a child shall not be denied any subsidies, benefit, service under the section in case of failure to establish his identity, undergoing authentication or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of child to whom Aadhaar number has been signed या असाइंड प्रोड्यूसिंग एन एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट। यस, तो ये जब बच्चे 18 से जो है 18 ईयर्स से बड़े होते हैं, तो तब उनको क्या करना चाहिए, जो जुवेनाइल उनका आधार नंबर था वो कैंसिलेशन करवा के एक नया आधार नंबर उनको लेना चाहिए, और उसमें भी
ये ध्यान रखा गया है कि भले ही आधार नंबर किसी भी बच्चे के पास ना हो तो फिर भी उसका जो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो सब्सिडी का हो, चाहे वो अन्य सुविधा का हो, सेवा का हो, वो रुकना नहीं चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। ये बात यहाँ स्पष्ट की गई है। देन आफ्टर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन विच मीन्स फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, iris scan and other such biological attributed if included of an individual as may be specified by regulation. Yes, तो यहाँ आज हम लोग फोटोग्राफ दे रहे हैं, हमारे आइरिस स्कैन दे रहे हैं और साथ ही में हमारा फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हम लोग किसी भी कलेक्टिंग एजेंसी को दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द name, date of birth, address and other relevant information of an individual as may be specified by the regulation for the purpose of issuing an Aadhaar number, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language of entitlement, income or any other personal या individual information. Yes, तो एक प्रकार से जो कोई discriminatory information है वो नहीं मांगी जाती, मगर एक ओवरऑल डेमोग्राफिक जो है एक प्रकार लोकेशन मांगा जाता है और साथ ही में आपका बायोमेट्रिक मांगा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आधार देखें तो इट इज अ रैंडम नंबर बेयरिंग नो रिलेशन विथ एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिटीज ऑफ द कार्ड होल्डर। यस, इट्स अ रैंडम नंबर एंड इट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड एंड द सेम नंबर शुड नॉट बी इश्यूड टू एनी अदर इंडिविजुअल, यानी कि इसका जो स्वभाव है वो यूनिक है, अलग है। स्पेशल मेजर्स फॉर इश्यूएंस ऑफ आधार नंबर टू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो अथॉरिटी शैल टेक स्पेशल मेजर टू इश्यू आधार नंबर टू वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, unskilled and unorganized workers, nomadic tribes, yeah, such scheduled tribes, or such other person who do not have any permanent dwelling house, or such other categories of individual may be specified as per regulation. Yes, so for certain special groups, government need to arrange some special programs. ठीक है, तो इन विशेष योजनाओं की मदद से समूहों को जिनका कोई परमानेंट कोई स्थायी ठिकाना नहीं है उनको आधार कार्ड इश्यू हो सके। ठीक है, ये भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। फिर उसके बाद देखें तो प्रूफ ऑफ आधार नंबर फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टेन सब्सिडीज, बेनिफिट एंड सर्विसेज। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ कंडीशन फॉर रिसिप्ट ऑफ ए सब्सिडी, बेनिफिट और सर्विस फॉर विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम द रिसिप्ट देयरफॉर forms a part of consolidated fund of India. Requires that such individual undergo authentication or forensic proof. Yes, कहने का तात्पर्य यह संक्षिप्त में कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड में से सब्सिडी के तौर पर कोई रकम दे रही है तो उनका हक बनता है कि वो ऑथेंटिकेट करे कि वो वास्तविक बेनिफिशियरी को ही मिल रहा है। ठीक है, और उस मैकेनिज्म के लिए यहाँ आधार कार्ड जरूरी है। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है, आधार कार्ड का अच्छा उपयोग है। नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यस, यही कारण था जिसकी वजह से आधार बहुत ही विवाद में रहा, बहुत ही चर्चा में रहा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि भाई आधार जो है वो मात्र और मात्र सब्सिडी क्लेम करने के लिए या अदर सर्विसेज क्लेम करने के लिए ही यूज हो सकता है, न कि नागरिकता के एक प्रकार से एविडेंस के तौर पर या नागरिकता के प्रूफ के तौर पर। तो ये यहाँ से हम लोग कह सकते हैं। सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी, द अथॉरिटी में एंगेज वन और मोर एंटिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सेंट्रल आइडेंटिटीज, यानी कि जो डेटा हमारा कलेक्ट होता है वो आमतौर पे सेंट्रल लेवल की या केंद्रीय लेवल की जो सेंट्रल रेपोजिटरी होती है उसमें कलेक्ट किया जाता है या उसमें स्टोर किया जाता है। देन आफ्टर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे UIDAI कहते हैं, दिस अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन। यस, एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन अपॉइंटेड on a part-time or a full-time basis, 2 part-time members, and the CEO who shall be member or secretary of the authority. ठीक है, तो ये इसका ढांचा है। तो authority shall develop the policy, procedure and system for issuing आधार कार्ड to individuals and perform authentication. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसे कार्य के रूप में निहित की गई है। Then after protection of information की बात करें तो authority shall ensure the security of identity, information confidentiality and authentication records of individual. It is empowered to take all necessary steps to ensure the information stored in central identity data repository is secured and protected against access, use or disclosure not permitted under this act. Yes, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, जो है करोड़ों लोगों का जो बायोमेट्रिक है, जो डेमोग्राफिक पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया जाता है। तो
this act makes sure that the information which is collected is being stored in a very safe place. Then after restriction on sharing information देखें तो no core biometric information collected or created under this act shall be shared with anyone. Yes, strictly यह जो एक्ट है इसमें प्रतिबंध जो है लगाया गया है कि किसी भी कारणवश जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है लाखों करोड़ों नागरिकों की, वो किसी के साथ शेयर ना करी जाए। ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्योंकि ये अपने आप में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो बात करता है। देन आफ्टर अल्टरनेशन of demographic and biometric information. If demography or biometric information of an Aadhaar number holder is lost, incorrect or changed, subsequently the Aadhaar number holder shall request the authority to alter such demographic information. Yes, तो ये अपने आप में चेंज की बात है जो आमतौर पे आधार कार्ड का जो चेंज है वो भारत में आमतौर पे स्मूथ नहीं है। ठीक है, और काफ़ी दिक्कतें भारत के नागरिकों को आ रही है, मगर वो एक अलग बात है। मगर यहाँ ये एनविसेज किया गया है, प्रैक्टिकल एक अलग बात है, मगर यहाँ कानून के तौर पर ये एनविसेज किया गया है। पेनल्टी की बात करें तो दिस आर पेनल्टीज फॉर क्राइम लाइक impersonation एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, impersonation ऑफ आधार नंबर होल्डर, चेंजिंग डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड। यस, यानी कि आधार कार्ड के साथ किसी भी प्रकार की टेम्परिंग प्लस आधार कलेक्ट करने वाली एजेंसियों को अगर आपने गलत सूचनाएं दी, गलत आधार कार्ड अपना बनवाया, तो ये भी एक अपने आप में गुनाह है, जिसे यहाँ इस कानून ने स्पष्ट किया है। फिर नॉन कंपाइलेशन विथ इंटीमेशन रिक्वायरमेंट्स, हावेवर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट। यस, यानी कि कोर्ट को यहाँ कोई सुओ मोटो पावर नहीं दिया गया, मगर अगर यूएडीए का कोई अधिकारी हो या यूएडीए खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई शिकायत दर्ज करे, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना ध्यान जो है वो गौर कर सकता है। तो ये बात रही महत्वपूर्ण प्रावधानों की। अब आगे हमें क्रिटिसिज्म देखना है, साथ ही में इंपॉर्टेंस देखना है। सारी चीज़ें तैयार है ताकि स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त में चीज़ों को समझा जा सके, तेजी से समझा जा सके। क्रिटिसिज्म देखते हैं। सबसे प्रथम, डिसीजन टू इंट्रोड्यूस बिल एज मनी बिल वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय ओपोजिशन, क्योंकि राज्यसभा का जो रोल है वो मनी बिल में बहुत ही सीमित हो जाता है, ना के बराबर जो है हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ इसका उपयोग तब की केंद्र सरकार ने किया। Question is also raised about the need of unique identity number when multiple cards projects were already in place. Yes, actually India is a complex web of identity cards. जैसे पान है, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या लाइसेंस कह लीजिए, या आधार है। ठीक है, तो यहाँ एक पक्ष ये भी कहता है, इसकी टीका ये भी है कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी वेब में आधार कार्ड की एक क्या ज़रूरत थी। Then after Supreme Court orally observed that Aadhaar cannot be mandatory for availing जो है वेलफेयर स्कीम्स। यस, यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है आधार कार्ड के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई वेलफेयर स्कीम्स सबको मिलनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो या ना हो। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार होना अनिवार्य नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है। ऑन द अदर हैंड, अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो वी कैन सी दैट प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुल सो फार इन प्रिवेंटिंग ह्यूज लीकेजेस इन द स्कीम। यस, क्योंकि बिचौलिए समाप्त हो गए और उनकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलने लगा सीधा बेनिफिशियरीज के अकाउंट में, या उनको हैंड टू हैंड। तो जो करप्शन था, जो लीकेजेस था, वो खत्म हो गया। इट्स अ बिग अचीवमेंट। दूसरा, कंसिडरेबल स्टेप्स टुवर्ड्स अ मॉडर्न डिजिटल वेलफेयर स्टेट। यस, अंडर डिजिटल इंडिया। तो ये भी एक अपने आप में इसका सबसे बड़ा हम लोग महत्व कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही चीज़ें थी जो इस उपाख्यान के तहत, इस कानून के तहत हमें देखनी थी। सारी चीज़ें हमने देखने का प्रयास किया, परीक्षा दृष्टि से भी देखा, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, साथ ही में क्रिटिसिज्म एंड इंपोर्टेंस की बात की। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में ग्रोथमोंट यूपीएससी के चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि यहाँ जो चर्चाएँ होती है, जो रिसर्च कंटेंट की, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस अभ्यर्थियों तक, महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों तक पहुँचे, उन्हें उपयोगी बने। तो यही चीज़ें थी। हम लोग मिलेंगे अगले जो है इस ऐसे ही उपाख्यान में, कानून के जो 40 उपाख्यान हो गए इस विशेष श्रृंखला का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमोंट यूपीएससी।